एक समय की बात है। नंदपुर नामक गांव में मुरारी और गौरी नाम के दो पति पत्नी रहा करते थे। उनका सोहन नाम का एक बेटा भी था। उनके घर में एक छोटी सी बात को लेकर हमेशा झगड़ा होता रहता था। वे दोनों हर दिन एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। दुनिया सिर्फ नीयत से चलती है। दुनिया में नीयत सबसे बड़ी चीज है। तुम मेरी बात मान लो। गौरी की बात सुनकर मुरली गुस्से से कहता है, अरे बेवकूफ और मूर्ख औरत, दुनिया सिर्फ इंसाफ पर टिकी है। दुनिया इंसाफ से चलती है, नियत से नहीं। उनका बेटा सोहन बचपन से ही ये झगड़ा सुन सुनकर परेशान हो चुका था। एक दिन जब वो बाहर से घर लौट रहा था तो देखता है कि दोनों फिर से आपस में लड़ रहे थे। बेटे ने उनसे कहा, माँ पिताजी, अब आप लोग झगड़ना बंद कीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप लोग जिस बात पर बरसों से झगड़ रहे हैं ना, उसका उत्तर आपको अभी तक नहीं मिला है। मैं दुनिया में जाकर पता लगाता हूँ कि दुनिया इंसाफ पर चलती है या नियत पर। तब तक आप दोनों कृपया झगड़ा मत कीजिएगा। उसकी बात सुनकर वे दोनों बहुत खुश हुए और कहा, हाँ बेटा, ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर तुम पता लगा कर आओगे कि दुनिया इंसाफ पर चलती है या नियत पर, तो हम तब तक बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे। सोहन इतना कहकर घर से निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद सोहन चलते चलते जंगल में पहुंच जाता है। तभी उसे सामने दो चोर दिखाई देते हैं। अरे, ये तो चोर है। अगर मैं इनसे कुछ कहूँगा तो ये मुझे मार देंगे। मैं एक काम करता हूँ, अगर ये हमसे पूछेंगे कि तुम कौन हो, तो मैं भी इनसे कह दूंगा कि हाँ, मैं भी चोर हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर आगे जो होगा सो देखा जाएगा। सोहन अपने मन में इतना कहकर उनके पास चला जाता है। अरे लड़के, तो इस घने जंगल में अकेला क्या कर रहा है? और तू कहाँ जा रहा है? भाई, मैं एक चोर हूँ तो चोरी ही करने जा रहा हूँ। भला मैं और कहाँ जा सकता हूँ? मेरा तो काम ही है चोरी करना। भाई, तब तो बहुत अच्छी बात है। हम सब भी तुम्हारी तरह ही चोर हैं। चलो, अब हम सब मिलकर साथ में चोरी करेंगे। चलो ठीक है भाई, आ जाओ। वो तीनों साथ में चोरी करने निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक आदमी दिखता है। दरअसल वो आदमी इस राज्य का राजा था, जो एक साधारण आदमी का कपड़ा पहनकर राज्य में घूमने आया था। वो तीनों लोग राजा को साधारण आदमी समझकर उसके पास जाने लगते हैं। ये कौन आ रहे हैं? ये तो चोर हैं। अब इनका राज मुझे कैसे पता चलेगा? ये चोरी के साथ और क्या क्या करते हैं? वैसे भी मैंने आज से पहले बहुत सारे चोरों को मृत्यु दंड दे चुका हूँ। मैं एक काम करता हूँ, आज मैं इन चोरों से कहूँगा कि हाँ, मैं भी चोर हूँ। फिर मैं इन सब के साथ जाकर देखूंगा ये सब करते क्या हैं। फिर मैं इन सब की जांच पड़ताल करूंगा। हाँ भाई, तुम कौन हो? हम सब चोर हैं भाई। और तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मैं भी एक चोर हूँ भाई। आज चोरी करने निकला था, लेकिन कहीं कुछ हाथ नहीं लगा। पूरा दिन यूं ही घूमते घूमते निकल गए हैं। अब खाली हाथ परेशान हाल में खड़ा हूँ। अब आप परेशान मत हो, अब हम पूरे हो गए हैं 4। अब हम जहाँ भी जाएंगे चारों के चारों मिलकर एक साथ चोरी करेंगे और चोरी किया हुआ माल आपस में बराबर बराबर हिस्से में बांट लेंगे। तुम चिंता मत करो। चलो भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम सब मुझे एक बात बताओ, तुम सब में चोरी करने का क्या हुनर है? तुम सब कैसे चोरी कर सकते हो, ये भी तो बताओ ना। अपना अपना जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो देखूं। फिर हम सब एक साथ चलेंगे चोरी करने। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन पहले तुमने शुरू किया था, तो पहले तुम ही बताओ, तुम्हारे अंदर चोरी करने का क्या गुण है? राजा उन सभी चोरों को अपनी बातों में बहलाने फुसलाने लगता है और कहता है, मेरे अंदर एक काबिलियत है कि अगर किसी इंसान को फांसी लगने वाला होता है, तो अगर मैं अपना सिर उसकी तरफ करके हिला देता हूँ तो उसे फांसी नहीं लगती है, उसे फांसी से उतार दिया जाता है। राजा की बात सुनकर
वो सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या भाई, तुम सच कह रहे हो? तब तो ये बहुत अच्छी बात है। अब भाई तुम सब बताओ कि तुम सब के अंदर कैसी काबिलियत है, तुम सब कैसे चोरी कर सकते हो? राजा की बात सुनकर बलदेव खुश होकर कहता है, अरे मेरे अंदर तो सबसे अच्छी खासियत वो ये है कि मैं बचपन से ही ये जो पशु पक्षी हैं, मैं इन सब की भाषा जानता हूँ। मुझे ये सब आपस में जो भी बातें करेंगे मैं इन्हें जान लेता हूँ। हाँ भाई, ये भी तो बहुत अच्छा है। अब राजा तीसरे चोर सोहन से पूछता है, तुम बताओ भाई, तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है, तुम कैसे चोरी कर सकते हो? अरे भाई, मेरे अंदर तो सबसे अच्छी शक्ति वो ये है कि कोई भी दरवाजा हो, दुनिया का कितना भी बड़ा ताला क्यों न हो, अगर मैं उसके ऊपर हाथ लगा दूं तो वो मेरे हाथ लगाते ही खुल जाता है। भाई ये भी तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पास भी अच्छा हुनर है। अब भाई तू बता, तेरे पास कैसा हुनर है? भाई मेरे पास भी तुम सबसे कुछ कम हुनर नहीं है। मेरे पास ये हुनर है कि अगर मैं रात के अंधेरे में जिस इंसान को पहचान लूं या एक बार उसे देख लूं तो वो कितना भी कपड़ा चेंज कर ले या कितने भी अपने चेहरे बदल ले, मैं उसे हजारों की भीड़ में भी पहचान सकता हूँ। तब तो भाई हम चारों एक से बढ़कर एक हैं, फिर हमें किस बात की चिंता। चलो हम अब एक साथ मिलकर चोरी करने चलते हैं। वो चारों खुश होकर साथ में चोरी करने निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद चलते चलते शाम हो जाती है। तभी कैलाश की नजर एक बड़े से घर में पड़ती है। दरअसल वो उसी राजा का घर होता है जो अभी उन्हीं के साथ था। भाई ये तो बहुत बड़ा घर लग रहा है, जैसे किसी राजा महाराजा का घर हो। इस घर में तो बहुत सारा धन होगा। चलो हम सब मिलकर आज इसी घर को लूटते हैं। तीनों लोग उसी घर में चोरी करने के लिए मान जाते हैं। अब राजा करे भी तो क्या करे, वो तो उसी का घर था और सब लोग चोरी करने के लिए मान चुके थे। वो भी चोरी करने के लिए हाँ बोल देता है। कुछ समय बाद शाम हो जाती है। फिर सब लोग उस घर में चोरी चोरी घुस जाते हैं। वे सब देखते हैं कि यहाँ पर तो ढेर सारा सोना चांदी इधर उधर बिखरा हुआ था। अरे वाह भाइयों, जरा देखो तो यहाँ पर कितना सारा सोना चांदी रखा हुआ है। अरे हाँ भाई, तुम ठीक कर रहे हो, यहाँ पर तो बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ है। तो अब हमें सोचना क्या है, हम सब जल्दी जल्दी सोना चांदी को लेकर यहाँ से चलते हैं, वरना हो सकता है इस घर का मालिक आ जाएगा। उस राजमहल का मालिक राजा उनके साथ ही था और सही समय का इंतजार कर रहा था। सारे चोर इधर उधर से सोना चांदी इकट्ठा कर रहे थे। तभी इन सबको चोरी करते हुए एक लोमड़ी देख लेती है और कहने लगती है, अरे तुम कितने नमक हराम हो जो अपने मालिक के घर में चोरी होते हुए देखकर भी चुप करके बैठे हुए हो। तुमने इस घर का नमक खाया हुआ है तो तुम्हें कम से कम अपने मालिक के घर में चोरी होते हुए देखकर कुछ बोलना चाहिए, ताकि सैनिक यहाँ पर आए और फिर ये चोर यहाँ से भागे। लोमड़ी की बात सुनकर कुत्ता कहने लगता है, अरे भाई मैं क्या करूं? मैं जानता हूं कि तू बेवकूफ है, पागल है और बकवास कर रहा है। जब इन चोरों के साथ घर का मालिक ही शामिल है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मालिक इन सब चोरों के साथ मिलकर अपने घर में खुद ही चोरी करवा रहा है, तो फिर मैं नमक हरामी करके भौंक नहीं सकता। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। सोहन बोलता है, हाँ भाई, तू तो कह रहा था ना कि मैं जानवरों की बातें सुनकर समझ सकता हूँ। वहाँ पर देखो, दो जानवर आपस में बातें कर रहे हैं। जरा बताओ तो ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाइयों, एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। बलदेव की बात सुनकर बाकी सारे चोर घबरा जाते हैं और बलदेव से पूछने लगते हैं, अरे भाई, ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने घबराए हुए लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? भाई वो लोमड़ी कुत्ते से बोल रही है कि तू कितना नमक हराम है, तेरा पूरा घर लूटा जा रहा है और तू कुछ बोलता भी नहीं है, बस वैसे ही बैठा हुआ है। तो वो जो कुत्ता कह रहा है कि भाई जब मालिक ही इन सब के साथ है तो फिर मैं इन सब में क्या करूं? अब भाइयों तुम सब ये बताओ कि तुम सब में कोई ना कोई इस घर का मालिक है, अब वो कौन है मुझे नहीं पता। राजा बलदेव की बात सुनकर उन सबको इधर उधर की बातें करके बहलाने फुसलाने लगता है। भाइयों ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है, ये बस वैसे ही कह रहा है।
ये सब तुम लोग छोड़ो और जल्दी जल्दी सामान उठाओ और यहाँ से जल्दी चलो। हम सब इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इन सबको ये बात पता ही नहीं थी कि इस घर का मालिक यही है और राज्य का भी राजा है। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले हम सब यहाँ से सारा सामान लेकर जल्दी से निकलते हैं। तीनों चोर राजा की बात सच मान लेते हैं और तीनों सामान इकट्ठा करने निकल पड़ते हैं। फिर सामान इकट्ठा करने लगते हैं। तभी उनमें से एक अपने आप से कहने लगता है, हो न हो मुझे लगता है हम चारों में से कोई न कोई इस घर का मालिक है जो हम सबको पकड़ना चाहता है। मैं पकड़ा जाना नहीं चाहता। अगर मैं थोड़ी देर और रुक गया तो पकड़ा जाऊंगा। इससे अच्छा है मैं अकेला ही भाग जाता हूँ। तीनों चोर में से बलदेव वहाँ से निकलकर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ बलदेव भी अपने आप से कहता है, मुझे भी इस राजमहल में और रुकना ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं उस लोमड़ी की बात सुना था। मैं भी यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना फिर पकड़ा जाऊंगा। दूसरा चोर बलदेव भी वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अरे वो तीनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगता है उन सबको पता चल गया है कि मैं इस घर का मालिक हूँ, इसलिए वो सब भाग गए। वे तीनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगता है वे सब अपना अपना सामान लेकर चले गए। सारा सामान बोरे में डालकर अब मैं भी निकलता हूँ। सोहन भी बाकी सब की तरह सोना और चांदी राजमहल से लेकर निकल पड़ता है। अब रात हो चुकी थी। थोड़ा दूर चलते चलते जंगल में सोहन को एक बड़ा सा वृक्ष दिखता है। रात हो चुकी है, अब भला मैं इस अंधेरी रात में कहाँ जाऊं? मैं एक काम करता हूँ, इसी वृक्ष के नीचे सोकर रात गुजार लेता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। सोहन हाथ में लिए सोना चांदी को बगल में रखकर सो जाता है। और सुबह हो जाती है। वो दूसरे चोर सुबह होते ही सोहन के पास आ जाते हैं। अरे भाई, हम तो राजमहल में पकड़े जाने के डर से भाग आए थे। चलो, जो हुआ सो अच्छा हुआ। हम तीनों आपस में चोरी किए हुए सामान को बराबर बराबर हिस्से में बांट लेते हैं। नहीं नहीं, हम 4 थे तो इसमें हम बेईमानी नहीं कर सकते हैं। हम इस सामान में से उसका हिस्सा भी अलग करेंगे। वो आएगा तो अपने हिस्से का सामान लेकर चला जाएगा, या कुछ समय प्रतीक्षा करेंगे। हो सकता है वो आ ही जाए, और अगर नहीं आया तो हम इसके हिस्से का सामान यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वे सब चोर सोहन की बात मान लेते हैं और कहते हैं, हाँ भाई, तुम ठीक कर रहे हो। हमें उसका हिस्सा भी अलग कर देना चाहिए। वो आकर अपना हिस्सा ले लेगा। फिर वो सब चोरी किए हुए सोने और चांदी को आपस में बांटने लगे। लेकिन कभी सोहन के हिस्से में ज्यादा सोना चला जाता तो कभी कैलाश के हिस्से में। ऐसे ही करते करते कुछ समय बीत चुका था। तभी पीछे से राजा के सिपाही आ जाते हैं। अरे हाँ, ये तो वही चोर है। इन्होंने ही रात को राजा के महल में चोरी की है। सिपाहियों, तुम सब जल्दी से इन सबको बंदी बना लो। सिपाही तुरंत उन सबको बंदी बना लेते हैं और फिर राजा के पास लेकर चले जाते हैं। कुछ समय बाद सिपाही और मंत्री उन सब चोर को लेकर राजमहल में राजा के पास पहुंच जाते हैं। और फिर मंत्री बोलते हैं, महाराज, हमने उन सभी चोरों को पकड़ लिए हैं जिन्होंने कल रात को आपके राजमहल के खजाने में चोरी की है। मंत्री की बात सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है। दरअसल राजा को ये बात पता ही नहीं थी कि उसके साथी पकड़े गए हैं। ठीक है, फिर अगर ये सब चोरी करते हुए पकड़े गए हैं तो उन सभी चोरों को भी बाकी सब चोरों की तरह फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आज हम उन्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। राजा से मंत्री ये कहकर वहाँ से चला जाता है। मंत्री जी, अब तो वैसे भी मैं मरने वाला ही हूँ। मैं महाराज से 1 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे जाने दीजिए। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कैलाश राजा के पास आता है, जो किसी भी इंसान को एक बार देखने के बाद कभी नहीं भूलता था। महाराज, आप कितना भी कपड़ा बदल लो, लेकिन मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। आपने उस दिन कहा था कि अगर किसी को भी फांसी हो रही हो तो मैं उसकी तरफ अपना सिर करके सिर हिला दूं, तो उस इंसान को फांसी नहीं दिया जाता। आज हमें फांसी होने वाली है। आप अपना सिर हिलाकर हमें बचाओ।
वरना हम तो यही समझेंगे ना कि आप झूठे थे। राजा मन में सोचने लगता है। ये ठीक कह रहा है, मैंने इसको जबान तो दी थी, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब इन्होंने मुझे भी फंसा ही दिया। मंत्री जी, इन्होंने जो भी सामान लूटा था इन्हें वापस दे दिया जाए। ये सारा खजाना इन्हीं के किस्मत में है, अब क्या ही कर सकते हैं। मैं भी इनके जाल में फंस गया। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे महाराज। राजा ने उन सबको छोड़ दिया। राजा की बात सुनकर वे सब खुश हो जाते हैं और सारा सामान लेकर राजमहल से जाने लगते हैं। तभी सोहन, जो कि इंसाफ और नियत का पता लगाने आया था, वो अपने आप से कहने लगा, यहाँ तो इंसाफ बड़ा है, क्योंकि राजा ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। राजा ने हम सबके साथ इंसाफ किया है, तो अब मैं ये बात घर जाकर माता पिता को बता देता हूँ। सोहन सोना चांदी लेकर घर की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद सोहन घर पहुंच जाता है। सोहन देखता है कि उसके माता पिता घर के बाहर घाट पर बैठे हुए थे। बेटा, तू आ गया। मैंने कहा था ना कि दुनिया सिर्फ नियत पर चलती है। अब तू ही बता, तुझे दुनिया में यही देखने को मिला ना? नहीं नहीं बेटा, ये बता, तू दुनिया में इंसाफ ही देख कर आया है ना? क्या इंसाफ ही दुनिया में बड़ा है? तूने भी यही देखा है ना? हाँ पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने कुछ ऐसा कार्य किया जिससे मुझे पता चला कि दुनिया में इंसाफ ही सबसे बड़ा है। दुनिया इंसाफ पर चलती है। सोहन की माँ गौरी सोहन की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं तेरी माँ ही नहीं हूँ। तू हमसे थोड़ा भी प्यार नहीं करता। तू बस अपने पिताजी की ही बात करता है और उसका ही इंसाफ देख कर आया दुनिया में। लेकिन तुझे एक माँ की नीयत का कुछ भी पता नहीं चल सका। अब मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करूंगी और ना ही मैं तेरी माँ हूँ। अब मैं इधर घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ इस घर को छोड़कर। नहीं नहीं माँ, तुम ऐसा मत करो। कुछ दिन और प्रतीक्षा करो, मैं नियत का भी पता लगा कर आता हूँ। फिर सोहन दुनिया में नियत का पता लगाने निकल पड़ता है। फिर वो चलते चलते एक जंगल में गड्ढे करके उसके ऊपर कुछ पेड़ की टहनियां और घास डालकर बराबर करके बगल में ही सो जाता है। वहाँ से कुछ लोग गुजरते हैं, लेकिन कोई भी उस गड्ढे में नहीं गिरता। तभी थोड़ी देर बाद दूसरे राज्य के मंत्री अपने घोड़े पर सवार होकर उस रास्ते जा रहा होता है कि अचानक उसके घोड़े का पैर उस गड्ढे में फंस जाता है। मंत्री उस घोड़े से उतरकर सोहन से कहता है, ए लड़के, कौन हो तुम और ऐसे रास्ते में गड्ढा करके क्यों रखा है? देखने में तो ऐसा लगता है कि आप किसी राजा के मंत्री हो, लेकिन आपकी नीयत अच्छी नहीं है, इसलिए आपका घोड़ा इस गड्ढे में गिर गया। अरे पागल हो क्या? तुम पागलों की तरह बात कर रहे हो? हाँ, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुरंत एक नौकर की जरूरत है। तुम मेरे घर का काम काज कर देना, मैं उसके बदले में तुम्हें अच्छा खासा धन दूंगा। तुम चलो मेरे साथ। यहाँ पर पागलों की तरह गड्ढा करोगे तो कोई मारेगा तुम्हें। सोहन अपने मन में सोचता है कि ठीक है, मैं इसके साथ चला जाता हूँ, फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है। हाँ ठीक है मंत्री जी, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ। इधर उधर गड्ढा करने से तो अच्छा ही है। फिर मंत्री सोहन को लेकर अपने घर आ जाता है। ये देखो भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए एक नौकर लाया हूँ। ये नौकर तुम्हारे साथ घर के कामकाज में थोड़ा बहुत हाथ बटा देगा। ये अच्छा किया जी आपने। वैसे भी मैं अकेले घर का काम करते करते परेशान हो जाती थी। मंत्री का भी एक बेटा था जो सुबह विद्यालय जाता था और शाम तक घर वापस लौट आता था। मंत्री भी दिन भर राजा के राजमहल में कामकाज करवाता था। ममता मंत्री की पत्नी देखने में बहुत ही सुंदर। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर एक दिन ममता और मंत्री नदी के पास घूमने के लिए गए थे, तो वहां राजा गुजर रहा था अपने सैनिकों के साथ। तभी राजा की नजर ममता पर पड़ती है। ममता को देखते ही राजा तुरंत उस पर मोहित हो जाता है।
अरे मंत्री, इतनी सुंदर पत्नी कहाँ से लाया होगा? काश ये मेरी पत्नी होती। अरे नहीं नहीं, ये मंत्री है और मैं राजा हूँ। मैं इसकी पत्नी का क्या करूँगा? ये गलत है। लेकिन फिर भी ऐसी औरत तो पूरे राज्य में कहीं नहीं है, तो मैं क्यों न इसकी पत्नी को छीन लूं। लेकिन मैं ऐसा कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ईमानदार मंत्री है। इसने मेरा बहुत सारा काम करवाया है। महाराज, आप यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और आप किस सोच में डूबे हैं? मंत्री जी, क्या ये आपकी पत्नी है? हाँ महाराज, ये मेरी ही पत्नी है। दरअसल हम कभी दरबार आए नहीं, इसलिए आपने कभी देखा नहीं है। फिर ठीक है मंत्री जी, मैं चलता हूँ। आप सब घूमो फिरो। राजा मंत्री से इतना कहकर वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा कहता है, कुछ भी करके मुझे इस मंत्री की पत्नी चाहिए ही चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। थोड़ी देर सोचने के बाद, हाँ, मैं ये काम करता हूँ। क्यों न मैं इस मंत्री को 4 प्रश्नों में फंसा दूं, जिनका उत्तर ये दे न सकेगा। फिर मैं इसको फांसी देकर इसकी पत्नी को अपनी रानी बना लूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। राजा अपने आप से कहते कहते थोड़ी देर बाद अपने राजमहल में पहुंच जाता है। दूसरे दिन मंत्री दरबार में पहुंचता है। देखो भाई, तुम मेरे अच्छे मंत्री और मित्र भी हो, तो तुम्हें मुझे 2 दिन के अंदर 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और अगर तू नहीं दे पाया तो मैं तेरे साथ पूरे परिवार को फांसी दे दूंगा। लेकिन महाराज, ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनका उत्तर मुझे आपको देना होगा? और अगर नहीं दे पाया तो आप मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। पहला प्रश्न ये है कि इस भूमि का केंद्र कहाँ है। और दूसरा प्रश्न है कि आकाश में कितने तारे हैं, ये मुझे गिनती करके बताओ। तीसरा प्रश्न ये है, भगवान इस समय क्या कर रहा है। चौथा और आखिरी प्रश्न ये है कि इस पूरी जमीन का वजन कितना है। अगर तुम इन चारों प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो कल तुम्हारी मौत है। मंत्री राजा की बात से हैरान होकर अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद मंत्री घर पहुंचता है। अजी, क्या हुआ? आपने ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है? सब ठीक तो है ना? भाग्यवान, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी है। अब कल हमें मरना पड़ेगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे कैसे मरना पड़ेगा? ये बात तो सही है कि मरना तो सभी को है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कल ही मरना पड़ेगा। ये तो कौन सी बात हुई? बताइए तो सही, हुआ क्या है? सोहन, जो कि इंसाफ और नियत का पता लगाने आया था, वो भी इन दोनों के बगल में ही था और सारी बातें सुन रहा था। अरे भाग्यवान, राजा ने हमें 4 प्रश्न के उत्तर देने के लिए कहे हैं। अगर नहीं दे पाए तो कल वो हमें फांसी दे देंगे। उस प्रश्न का उत्तर मैं तो क्या, पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं दे सकता। फिर हम किस खेत की मूली हैं? इसलिए कल हमें मरना ही पड़ेगा। अजी, आप प्रश्न तो बताइए। हो सकता है कि मैं कुछ मदद करूं। कुछ मदद कोई और करेगा तो ऐसे करके हम बच सकते हैं। चलो फिर ठीक है, अगर तुम जिद करती हो तो मैं बता देता हूँ। राजा का पहला प्रश्न है कि इस भूमि का केंद्र कहाँ है। दूसरा प्रश्न, इस आकाश में कुल कितने तारे हैं। तीसरा प्रश्न, भगवान इस समय क्या कर रहा है। और चौथा प्रश्न, इस पूरी पृथ्वी का वजन कितना है। अब तुम ही बताओ, भला इस प्रश्न का उत्तर कौन दे पाएगा। ममता भी मंत्री की बात सुनकर परेशान हो जाती है कि हाँ, सच में ये बहुत कठिन प्रश्न है। इसका उत्तर तो हम नहीं दे सकते। मालिक मालकिन, आप सब घबराइए मत। आप सब आराम से खाना खाइए और सो जाइए। सुबह होते ही इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा। आप घबराइए मत और आराम से सो जाइए। ये अब मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन तू तो एक नौकर है,
भला तू कैसे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, वो भी कल सुबह ही? हाँ ठीक है, अगर ये कह रहा है तो मान जाओ ना। हो सकता है कि सच में ये कल सुबह तक हमें कुछ बता दे और हमारी जान बच जाए। अरे ये कैसी फालतू की बातें कर रहा है, भला तुम्हें कैसे पता है? आप ये बात छोड़िए, कल सुबह मैं आपको सब बताता हूँ। बस कल आप अपने साथ हमें राजमहल ले चलिएगा और राजा से कहिएगा कि ये कैसा प्रश्न है, इसका उत्तर तो मेरा नौकर दे देगा। तो फिर मेरी तो बात ही अलग है। सोहन की बात सुनकर वे दोनों खुश होकर कहते हैं, चलो ठीक है, कल तुम्हें अपने साथ राजमहल ले चलेंगे। अगली सुबह मंत्री सोहन को लेकर राजमहल के तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद वे दोनों राजमहल पहुंच जाते हैं। हाँ मंत्री, तुम आ गए। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तो बताओ मेरे चारों प्रश्नों के उत्तर। मुझे पता है तुम नहीं बता सकते, इसलिए मैं फांसी का पूरा प्रबंध करके रखा हूँ। आज तुम्हें और तुम्हारे परिवार को फांसी देनी है। महाराज आप थोड़ा धीरज रखिए और हमारी बात सुनिए। ये प्रश्न तो बहुत मामूली है, इसलिए मैं इसका उत्तर देना अपनी बेइज्जती समझता हूँ। कोई बड़ा प्रश्न पूछते हमसे आप, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरा नौकर ही दे देगा आपको। राजा मंत्री की बात सुनकर हैरान हो जाता है और फिर कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर बताओ। फिर सोहन राजा के सामने आकर राजा से कहता है, महाराज, सबसे पहला प्रश्न है कि इस भूमि का केंद्र कहाँ है। तो मैं उत्तर देता हूँ, लेकिन महाराज मेरी एक शर्त है कि जो प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, या तो आप उस प्रश्न को मान लोगे या फिर आप खुद ही उस प्रश्न का उत्तर दोगे। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल लड़के, ऐसा ही होगा। तो फिर बताओ इस भूमि का केंद्र कहाँ पर है। सोहन राज दरबार में ही चारों तरफ थोड़ी देर घूमने के बाद एक स्थान पर रुक जाता है और कहता है, महाराज, ये पूरी जमीन का केंद्र यही है। क्या पागल हो तुम? तुम्हें कैसे पता चला कि भूमि का केंद्र यही है? इतनी जल्दी भला तुम्हें कैसे पता चल गया? महाराज, आप एक काम कीजिए, यदि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप चारों ओर से नापना शुरू कीजिए। अगर इसमें से 1 इंच भी कम निकला तो मैं अपना सिर कटवा दूंगा। सोहन की बात सुनकर राजा हैरान हो जाता है। यार इतने बड़े भूमि को अगर मैं नापने चलूं तो मैं नापते नापते बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर भी नाप नहीं पाऊंगा। एक काम करता हूँ, इसके उत्तर को मैं सही मान लेता हूँ। चलो ठीक है, मैंने मान लिया तेरा उत्तर सही है। अब दूसरा प्रश्न का उत्तर बता। महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको लास्ट में बताऊंगा। आप ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप अगला प्रश्न पूछिए। चलो ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर तुम लास्ट में बता देना। तो बताओ इस जमीन का वजन कितना है। हाँ महाराज, ये तो मैं अभी कर देता हूँ। 2 मिनट के अंदर पूरी पृथ्वी को तौल देता हूँ। कैसे? जल्दी तौल कर दिखा। महाराज, अपनी सारी धन दौलत, राजमहल, प्रजा और पशु पक्षियों को उठाए रखिए, फिर मैं इस पूरी जमीन का वजन तौलकर बताता हूँ। हाँ, ये सारी चीजें बीच में उठाए रखिएगा, क्योंकि मुझे इस जमीन का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आप अपना पूरा राजमहल समेत जमीन से ऊपर उठा लीजिए। आप खुद भी उठिए और अपनी सारी संपत्ति को भी ऊपर उठा लीजिए, फिर मैं इस जमीन का वजन करूंगा। ये तो एक से बढ़कर एक प्रश्न का उत्तर दे रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं उठाकर कहाँ ले जाऊं? और मैं खुद भी भला जमीन से कहाँ जाऊंगा? यहीं पर तो खड़ा हूँ और मेरे पैर भी जमीन पर ही हैं। चलो अब ये भी मान ही लेता हूँ। चलो ठीक है लड़के, अब ये भी तुम्हारा प्रश्न पूरा हुआ। अब ये बताओ कि भगवान इस समय क्या कर रहा है। हाँ महाराज, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तो बोल, मैं कर दूंगा। महाराज, आप यहाँ आइए जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। राजा अपनी राजगद्दी से उठकर सोहन के पास आता है। सोहन तुरंत जाकर राजा की राजगद्दी पर बैठ जाता है। अरे ये क्या पागलपन है?
तेरी इतनी हिम्मत जो तू हमारी राजगद्दी पर बैठ गया। महाराज, वो बात तो अलग है, लेकिन अभी तक आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं? तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे अच्छे से समझा। महाराज, भगवान का यही काम है, कभी राजा को गरीब बना देता है तो कभी गरीबों को राजा बना देता है। अभी कुछ देर पहले देखिए ना, मैं वहां खड़ा था, हमसे आप प्रश्न पूछ रहे थे, अभी मैं राजा के सिंहासन पर बैठा हूं। तो भगवान का यही काम है, वो जो चाहता है सो हो जाता है। चलो भाई, मान लिया कि तुम्हारा इस प्रश्न का उत्तर भी सही है। हाँ मंत्री जी, आपने सारे प्रश्नों का उत्तर सही सही दे दिया। अब आप खुशी खुशी घर जा सकते हो। राजा हैरान होकर अपनी राजगद्दी पर जाकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मंत्री खुशी खुशी मोहन को लेकर अपने घर चला जाता है। अजी, क्या हुआ? आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, सब ठीक तो है ना? इस लड़के का दिमाग कितना तेज है। ना ही मेरे और ना ही मेरे पिताजी को इस प्रश्न का उत्तर मिला, लेकिन इस लड़के ने तो बड़ी आसानी से इतने कठिन प्रश्नों का जवाब दे दिया। मंत्री का बेटा बगल में खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा था। मंत्री अपनी पत्नी से सारी बात बताकर घर से बाहर आता है, फिर मन में सोचने लगता है, यह लड़का तो सच में बहुत ही होशियार और बुद्धिमान निकला। इसे जिंदा छोड़ना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। आज ही मैं इस लड़के को खत्म कर देता हूँ और मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे प्रश्नों के उत्तर भी मुझे मिल चुके हैं। ये तो मेरे बेटे से भी ज्यादा होशियार है और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मैं इसे मार कर ही रहूंगा। अगली सुबह दीपक विद्यालय चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मंत्री कसाई के पास चला जाता है सोहन को मरवाने के लिए। सोहन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि मंत्री उसके साथ क्या करने वाला है।